आज इस वीडियो में हम कमिश्नर रैमजे को पढ़ने वाले हैं, जिसका कि हमने एक छोटा सा पार्ट कल डाल दिया था। खासकर 1857 की क्रांति के संबंध में हमने थोड़ा बात की थी। थोड़ा स्वास्थ्य में समस्या आ रही थी, इसलिए मैं उस वीडियो को पूरा नहीं कर पाया। इसलिए आज हम कमिश्नर रैमजे का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कमिश्नर रैमजे कंप्लीट हो जाए। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था कि कमिश्नर रैमजे और कमिश्नर ट्रेल संपूर्ण कुमाऊं के कमिश्नरों में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य सबसे महत्वपूर्ण है कुमाऊं कमिश्नरी के तहत। इसलिए एक एक पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। एक एक बात पर आपको विशेष ध्यान देना है और आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम कमिश्नर रैमजे को पूरा कंप्लीट कर दें। क्या क्या इन्होंने काम किए, क्या महत्वपूर्ण इनके काम रहे, इन सब चीजों पर हम थोड़ा थोड़ा करके बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो लोग वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कमिश्नर रैमजे, मैंने कल भी कहा था, इन्हें जनता प्रेम से रामजी साहब कहती थी। क्या कहती थी? रामजी साहब कहती थी। और कई साहित्यकार इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं। बेताज बादशाह का मतलब होता जो बिना ताज का बादशाह, क्योंकि असली ताज तो कंपनी के पास था, दिल्ली में वाइसरॉय थी। और दिल्ली में वाइसरॉय भी कौन थे? कमिश्नर रैमजे के कौन? चचेरे भाई। कमिश्नर रैमजे के चचेरे भाई कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय दिल्ली के वाइसरॉय थे। तो वही बात है भाई, अगर भाई कोतवाल तो डर खाएगा, है या नहीं। इसलिए बहुत धड़ल्ले के साथ और बहुत विद्वता के साथ कुमाऊं पर उन्होंने शासन किया। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से 1857 की क्रांति को मार्शल लॉ लगा करके और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ किस तरीके से कमिश्नर रैमजे ने 1857 की क्रांति के प्रभाव को कुमाऊं कमिश्नरी में रोका था, ठीक है। तो ये हम कल बात कर चुके हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1857 की क्रांति से संबंधित आ सकते हैं वो हम बात कर चुके हैं। इसलिए आज का जो हमारा अगला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, क्योंकि हम कमिश्नर रैमजे के तहत 1857 की क्रांति की घटना उनके दौर में जो हुई वो हम बात कर चुके हैं। सेकंड आज का जो हमारा पॉइंट है, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कुमाऊं में आपदा प्रबंधन। क्या होगा बेटा? कुमाऊं में आपदा प्रबंधन किसने किया? रैमजे साहब ने किस तरीके से आपदा प्रबंधन किया, ये हमारा आज का महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है कि जब कभी आपदा आई तो उससे होने वाले नुकसानों को किस तरीके से कम किया जाए, या फिर ऐसे क्या काम किए जाए कि आपदा को रोका जाए। समझे कि नहीं? यानी आपदा मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटी। घटित होने से पहले किस तरीके से रोका जाए और घटित होने के बाद किस तरीके से रोका जाए, उसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाँ, यानी अगर आपदा आ गई तो उसके नुकसान को, उसके बुरे परिणामों को किस तरीके से रोका जाए, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। कमिश्नर रैमजे पहले कमिश्नर थे जिन्होंने कुमाऊं में आपदा प्रबंधन को रोकने का काम किया और आपदा प्रबंधन को करने का काम किया। क्या ऐसे क्या परिस्थितियां बनी कि उन्हें आपदा प्रबंधन करना पड़ा? पहला पॉइंट ये हुआ कि उनके जमाने में 1868 में, सुनना जरा, 1868 में नैनीताल में पहला भूस्खलन आया। आप जानते हैं कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो नैनीताल ट्रांसफर हो चुका है नहीं। और उस दौर में नैनीताल में 1857 में बहुत तगड़ा भूस्खलन आया बेटा। क्या आया बेटा? भूस्खलन, स्लाइडिंग हुई, लैंडस्लाइडिंग, बहुत तगड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई। और जब ये लैंडस्लाइडिंग हुई तो नैनीताल को खतरा महसूस होने लग गया। जब ये खतरा महसूस होना लगा तो उन्होंने 1857 में भूस्खलन के बाद, 67 में सॉरी, भूस्खलन के बाद एक कमेटी बनाई कि ये भूस्खलन क्यों हो रहा है और इससे कैसे रोका जाए, और अगर कभी भविष्य में भयंकर भूस्खलन होता है तो उसके परिणामों को कैसे कम किया जाए। उन्होंने कमेटी बनाई, हिल साइड कमेटी। क्या बता? सॉरी, हिल सेफ्टी कमेटी। क्या बनाई बेटा? हिल सेफ्टी कमेटी। हिल सेफ्टी, आप इसे बोल सकते हैं हिल साइड सेफ्टी कमेटी। इसका नाम एक और भी है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। क्या बनाई? कब बनाई बेटा? 1867 में, जब नैनीताल में भूकंप आया उसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे रही थी। उसके कुछ समय बाद 1880 में, कब बेटा? 1880 में कुमाऊं में सबसे भयंकर भूकंप आया, आज तक के इतिहास का सबसे तगड़ा भूकंप आया। और इस भूकंप के द्वारा वहां खासकर नैनीताल में
151 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए नैनीताल में? 151 लोग मारे गए। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि नैनीताल में भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण है कि जो नैनी झील है उसमें बरसात का पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और वो कटाव करने लग जाता है। इसलिए जो बरसात का दौर है उस दौर में नैनी झील से हमें बरसात के दौर में पानी की निकासी को सही करना पड़ेगा, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होने की वजह से कई बार वो भूस्खलन का कारण बन जाता है। तो क्या किया इन्होंने, रैमजे साहब ने क्या किया, नैनीताल की जो नैनी झील है वहां से 79 किलोमीटर लंबी नालियां निकाली गई और बरसात के जल का उचित प्रबंधन किया गया। किसने किया बेटा? कमिश्नर हेनरी रैमजे ने। ठीक है, तो इस तरीके से कुमाऊं में आपदा प्रबंधन किया। प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है, जा चुका है ग्रुप सी में कि 1867 सॉरी कि नैनीताल में पहला भूस्खलन कब आया, तो आंसर होना चाहिए 1867 में। दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है, हिल सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब की गई, तो 1867 में नैनीताल भूकंप की बात की गई। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि नैनीताल में आज तक का सबसे भयंकर भूस्खलन कब आया, तो आया 1880 में। कितने लोग मारे गए? 151 लोग मारे गए। और उसके बाद पानी की निकासी को समुचित हल निकालने के लिए उन्होंने बहुत लंबी लंबी नालियां बनाई, नहरें बनाई, 79 किलोमीटर तक की लंबी नालियां बनाई गई। ठीक है कि नहीं? और जो है भूस्खलन को कम करने का प्रयास किया गया कमिश्नर रैमजे के द्वारा। ठीक, तो ये था कुमाऊं में आपदा प्रबंधन। ओके, अगला पॉइंट क्या है बेटा आज का हमारा? अगला जो काम हुआ इनके समय, कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय, जरा ध्यान देना, वो हुआ भूमि बंदोबस्त। क्या हुआ बेटा? भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त बहुत महत्वपूर्ण। आप अभी तक तो पता नहीं कितनी बार आपने सुन दिया होगा भूमि बंदोबस्त, क्योंकि आप जानते हैं गार्डनर के समय ही जो पहले कमिश्नर थे उनके जमाने में भी भूमि बंदोबस्त हुआ। कुमाऊं कमिश्नरी में भूमि बंदोबस्त किसने किया था? कमिश्नर गार्डनर है। और गढ़वाल वाले क्षेत्र में जी किया वो कमिश्नर ट्रेल, जो उस समय डेप्यूटी कमिश्नर थे, उन्होंने भूमि बंदोबस्त किया था। इनके जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त इसलिए माना जाता है क्योंकि वो वैज्ञानिक आधार पर किया गया था। किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर। सुनना जरा, देखो कब हुआ भूमि बंदोबस्त? 1863-64 में इनके समय बेटा भूमि बंदोबस्त हुआ कुमाऊं कमिश्नरी में। और अगर ये संख्या में मान लें तो ये 9वां भूमि बंदोबस्त था। कितना बेटा? 9वां भूमि बंदोबस्त था। अच्छा, ये भूमि बंदोबस्त कराया किसने, है ना? 9वां भूमि बंदोबस्त था, कराया किसने? ये कराया कमिश्नर हेनरी रैमजे के साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैकेट। क्या नाम था बेटा? वैकेट। इन्होंने कराया था। और मैंने कहा इसकी विशेषता ये थी कि वैज्ञानिक आधार पर किया गया ये पहला भूमि बंदोबस्त था। ठीक, जैसे हम वैकेट या विकेट बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ये 9वां बंदोबस्त था जो 1863-64 में हुआ। सर क्या क्या काम हुआ इस काम में? सबसे पहले कि देखो बेटा, इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि जमीन को जो था, जो भूमि थी, उसे वैज्ञानिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बेटा? भूमि को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया वैज्ञानिक आधार पर। अब सुनना जरा, भूमि को बांटा तो टैक्स भी तो उसी हिसाब से लिया जाएगा, है या नहीं? जिस हिसाब से भूमि को आप डिवाइड करोगे, भाई अच्छी भूमि है वहां से टैक्स ज्यादा ले लो, ये थोड़ा कम अच्छी है तो वहां टैक्स थोड़ा कम ले लो, ये बहुत अच्छी बहुत बेकार है तो उससे टैक्स और कम ले लो। समझे क्या? इसीलिए तो भूमि बंदोबस्त किया जा रहा है। दूसरी चीज, बंदोबस्त में क्या करते हैं भाई, किस किसान के पास कितनी भूमि है और वो कितना लगान देगा, ये भी निर्धारित किया गया था इस बंदोबस्त में। समझे कि नहीं? सुनना जरा, तो 5 भागों में भूमि को डिवाइड किया गया। कितने? पहला प्रकार जो था बेटा, पहला प्रकार उसका नाम था तलाऊ भूमि। क्या था? तलाव। इसे बोलेंगे तलाऊ अव्वल या अव्वल तलाव, जिसे बोल सकते हैं तलाऊ अव्वल। अव्वल का मतलब क्या होता है? अच्छी, है ना? यानी ऐसी भूमि थी जो तलाऊ थी। अब तलाऊ का मतलब क्या होता है कि जो कि ऐसी जगह पे थी जहां पानी पहले से ही मौजूद हो। हमारे पहाड़ों में ऐसी जगह को शमार बोलते हैं। शमार क्या बोलते हैं? शमार से पहाड़ों, वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहां ज्यादातर ऐसी भूमि थी जो पानी से दलदलिया वाली भूमि थी। तो इस भूमि को कहा गया तलाऊ अव्वल। क्या कहा गया बेटा? तलाऊ अव्वल। कैसी भूमि थी बेटा? जो कि बहुत आसानी से सिंचित हो जाती थी, ऐसे इलाकों में थी जहां पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था, दलदलिया टाइप की भूमि थी, उसे बोला तलाऊ अव्वल। आराम से आप सिंचाई करो और प्रोडक्शन करो, सबसे बढ़िया भूमि। दूसरे नंबर की भूमि क्या थी बेटा? उसका नाम था दोयम। अच्छा, दोयम कैसी भूमि थी? दोयम ऐसी भूमि थी जहां सिंचाई हो सकती थी मगर वर्षा पर आधारित थी।
एक बात। अब वर्षा पर आ जा रही, मैंने बारिश हो गई तो अगल बगल कोई नाला वाला, कोई बह रहा, गधेरा गुधेरा, पहाड़ों में गधेरा बोलते हैं नालों को, बह रहा है, वहां से नहर निकाल के लिया और सिंचाई कर दी। यानी नदियों नालों के बगल में जो भूमि होती थी उसे हम कहते थे दोयम। क्या बोलते थे बेटा? दोयम। तीसरे नंबर की भूमि जो थी बेटा उसे कहते थे उपरांव। क्या कहते थे बेटा? उपरांव। अच्छा, उपरांव कैसी भूमि होती थी? उपरांव का मतलब ऐसी भूमि है जो ऊंचाई पर स्थित है और शुष्क भूमि है, मतलब वहां सिंचाई नहीं की जा सकती है, शुष्क भूमि है और ऊंचाई पर स्थित है, ऐसी भूमि को हम क्या कहते थे? उपरांव भूमि। क्या ये तीन भूमि आपको समझ में आई? पहली भूमि क्या है? तालाब। दूसरी क्या है? तीसरी क्या है? उपरांव। ठीक है। अब चौथे नंबर की जो भूमि थी बेटा उसे कहते थे, कौन सी भूमि? ऊखर अव्वल। क्या कहते थे बेटा? ऊखर अव्वल भूमि कहते थे, ऊखर अव्वल। अच्छा, ऊखर अव्वल कैसी भूमि थी? गांव के किनारे जो भूमि थी, अब जैसे यहाँ पे गांव बसा हुआ है और इसके नजदीक जो भी जमीन है हमारे घरों के अगल बगल, यहाँ भी तो है ना, जो घरों के अगल बगल जमीन है और वो अच्छी जमीन है, अगर उर्वर जमीन है, वो फर्टाइल जमीन है, उसे कहा जाता था ऊखर अव्वल। कैसी भूमि थी? जो गांवों से लगी हुई उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते थे? ऊखर अव्वल। अब पांचवें नंबर की जो भूमि थी बेटे उसे कहा जाता था ऊखर दोयम। क्या कहा जाता था? ऊखर दोयम। मेरे साथ बोलो जिससे तुम्हें याद रहे। ऊखर दोयम कैसी भूमि थी? गांवों के नजदीक थी मगर झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि, जो उपजाऊ कम भूमि थी, ऐसी भूमि को क्या बोलते थे? ऊखर दोयम। मतलब कुल मिला के गांवों के नजदीक की जो अनुपजाऊ भूमि होती थी उसे कहते थे ऊखर दोयम। अब ऊखर दोयम भी दो भागों में डिवाइड थी। सुनना जरा, ये भूमि भी दो भागों में डिवाइड थी। एक थी इजरान, क्या थी बेटा? और दूसरी क्या थी? कंटील। कंटील कैसे भूमि थी? देखो सुनना, इजरान ऐसी भूमि थी जो थोड़ा सा ज्यादा उपजाऊ थी, मतलब जो तो कम वो थी, क्या बोलेंगे उसे, कम अनुपजाऊ थी, और ये बहुत ज्यादा अनुपजाऊ थी। ठीक है, तो ये कम उपजाऊ को इजरान कहा गया और बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं, सॉरी मैं बार बार उपजाऊ बोल रहा हूं, कम अनुपजाऊ को इजरान कहा गया और बहुत ज्यादा अनुपजाऊ को कंटील कहा गया। तो इस तरीके की भूमि होती थी इजरान और कंटील। मैंने क्या कहा? इस भूमि बंदोबस्त में भूमि को 5 भागों में बांटा गया। पहला प्रकार तालाव अव्वल, सबसे बढ़िया। फिर सेकंड नंबर की दोयम, तीसरे नंबर की उपरांव, चौथे नंबर की ऊखर अव्वल, पांचवें नंबर की, ये कितने में विभाजित थी? 2 भागों में। एक क्या थी? इजरान, और दूसरी क्या थी? क्या ये बात समझ में आई? और क्या हुआ इस दौरान भूमि बंदोबस्त के तहत? और क्या काम हुआ इस बंदोबस्त में? और ये काम हुआ बेटा कि भूमि की पैमाइश की गई। पैमाइश मतलब नापा गया भूमि को, किस आदमी के पास कितनी भूमि है। अब भूमि का साथ, बंदोबस्त के साथ साथ नापा और उसके बाद ये भी निर्धारित किया, भाई तेरे पास इतनी भूमि है और ऐसी ऐसी जगहों पे तेरी भूमि है, तेरे पास अव्वल भूमि है, तेरे पास दोयम भूमि है, तेरे पास ऊखर अव्वल भूमि है, और उस हिसाब से निर्धारण हो गया कि तो लगान कितना देगा। समझे कि नहीं? लगान का निर्धारण भी हो गया। तो क्या किया गया इसमें भूमि की पैमाइश की गई। क्या की गई बेटा? भूमि की पैमाइश की गई। लेकिन ध्यान रखना, भूमि की पैमाइश जो की गई वो डोरी पैमाइश के आधार पर की गई। मापने की जो इकाई थी उसे इकाई को कहा गया डोरी पैमाइश। क्या कहा गया बेटा? डोरी पैमाइश। अच्छा, अब ये डोरी पैमाइश क्या होता है? एक डोरी होती थी, एक रस्सी होती थी जो 60 मीटर की होती थी। कितने मीटर के बेटा? 60 मीटर की, और वो 6 भागों में विभाजित होती थी। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित होती थी, और इसके द्वारा भूमि को नापा जाता था। और इस नापने को उर्दू भाषा में पैमाइश कहते हैं। इसलिए इस भूमि पैमाइश करने की जो यूनिट थी वो डोरी पैमाइश। तो इस डोरी पैमाइश के द्वारा ही जमीनों को नाप करके किसान का लगान निर्धारण किया गया। ये काम हुआ भूमि बंदोबस्त के तहत कमिश्नर रैमजे के जमाने में। समझे कि नहीं? इतना समझ में आई? कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है। अब अगला क्या है कि क्या हुआ और क्या भूमि बंदोबस्त के दौरान? आपको याद होगा टिहरी के एक शासक हुआ करते थे भवानी शाह, है ना? उनके जमाई जो है अठूर में बड़ी समस्या चल रही थी, अठूर वासियों अठूर में। तो देखो जरा, अठूर वासियों के लिए रैमजे साहब ने 1861 में एक भूमि बंदोबस्त लेके आए थे, जिसे क्या कहा जाता था? क्या कहा गया था? बोलो। अरे कल भी बात करी थी हमने भाई, 12 आना बीसी। क्या कहा गया था बेटा? 12 आना, ऐसे भूलना नहीं है, 12 आना बीसी। ये भूमि व्यवस्था जो है वो कमिश्नर रैमजे ने अठूर वासियों के लिए लागू की थी। क्या समझ में आया? दूसरा पॉइंट हमारे क्लियर हो गया बेटा, भूमि बंदोबस्त किसके लिए? कुमाऊं कमिश्नरी के लिए रैमजे के द्वारा। ठीक है, 2 बातें समझ में आ गई? बोलो भाई, कंफर्म। अब तीसरा है बेटा वन बंदोबस्त। तीसरा पॉइंट इनके समय वन बंदोबस्त किस तरीके का हुआ, या वन संरक्षण आप इस समय समझ लो
कि वन संरक्षण किस तरीके का था। वन संरक्षण माने वनों को बचाना, वनों को कैसे करके प्रोटेक्ट किया जाए। कुमाऊं कमिश्नरी में वन को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहले जिन्होंने प्रयास किया वो थे कमिश्नर रैमजे। कौन थे बेटा? कमिश्नर रैमजे। ठीक है, देखो एक एक पहले तो तुम्हारा पूरी बुद्धि इधर लगी होनी चाहिए और पढ़ाते पढ़ाते आपको याद होना चाहिए। एक बार आपको मैंने लिखा दिया है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डबल तुम्हारे साथ हो रहा है कि नहीं? और एक बार तुमने घर में जाकर के इसे रिवाइज कर देना है। ध्यान रखना, बार बार मैं आपको कहता हूं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने एक बात इसमें जोड़ी थी, गुड प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप गलत प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप परफेक्ट थोड़ी नहीं, वो गलत परफेक्ट बन जाओगे आप। तो इसलिए हमेशा याद रखो, जितना आप रिवीजन करोगे, देखो मैं कई बार देखोगा आपने, जो भी लोग कोई डीएम बना, कोई एसडीएम बना, कोई भी बड़े बड़े जो लोग पदों पर बैठे, आप उनका इंटरव्यू पढ़ो, उन्हें पूछो आपने ऐसा क्या किया। एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अगर आप टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ते आप अच्छा कभी नहीं पढ़ सकते। तो टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना। दूसरा, मल्टीपल रिवीजन करना है, क्योंकि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें रटंती विद्या बहुत ज्यादा है। अब क्या करोगे, रटोगे नहीं तो, समझे कि नहीं? लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि इनको आपको ज्यादा रटना ना पड़े, इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश है। ठीक है, और परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे ऐसे प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। अब चाहे आप आईएएस लेवल का पीसीएस लेवल का पेपर दे दो, चाहे आप लोअर पीसीएस दो, ऐसे ही तो लिखने के लिए आता है। बोल देगा कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त पर आप जो है शॉर्ट नोट्स लिखिए, इतने शब्दों में लिखिए कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त पर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो कैसे लिखोगे? जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उसके बारे में, तभी तो लिख पाओगे। इसलिए आपका बुद्धि बिल्कुल यहां होनी चाहिए और एक एक पॉइंट पर आपका जो है दिमाग होना चाहिए। जरा समझना, वन संरक्षण किस तरीके। मैं आपको अभी क्या कहा मैंने, कुमाऊं में सबसे पहले ऐसे कमिश्नर जिन्होंने वनों के संरक्षण पर जोर दिया वो कौन थे बेटा? हेनरी रैमजे, वनों के संरक्षण पर जोर दिया। ठीक, क्या हुआ इनके जमाने में? सुनना जरा सा, सुनना, इनके समय की बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, ये कमिश्नर कब से थे? 1856 से। और देखना, कमिश्नर के साथ साथ 1868 तक, सुनना 1868 तक ये कुमाऊं कमिश्नरी के फॉरेस्ट कंजर्वेटर रहे, यानी वन संरक्षक भी रहे। एक पद होता है वनों का जो सबसे बड़ा हेड होता है, तो कुमाऊं में वन संरक्षक भी रहे 1868 तक। अब आपके दिमाग में बात आ रही है सर 1868 के बाद इन्होंने क्यों त्यागा? क्योंकि 1868 के बाद बेटा कुमाऊं में जो है वन विभाग की स्थापना हो गई है। तो कुमाऊं में वन विभाग कब बना? 1868 में। कहां बना बेटा? कुमाऊं में वन विभाग कब बना? 1868 में। और गढ़वाल में वन विभाग कब बना? 1800, बोलो भाई, 1869 में। दिखा दिया होगा मैंने, नहीं दिखाया? दिखा दिया होगा। तो 1868 में कुमाऊं में वन विभाग बना और गढ़वाल में जो वन विभाग बना वो बना 1869 में। और अब वन विभाग के पास काम चले गया, हेड तो वही है लेकिन अब कंजर्वेटर दूसरा बना दिया जाएगा। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? ठीक है। और क्या इन्होंने वन प्रबंधन के लिए किया, जरा ये समझे थोड़ा सा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भाई जो वन एरिया है उनके बीच में आप जंगलों को काट के जो खेती कर रहे हैं भैया अब उसको भी रोकना पड़ेगा। इन वनों के बीच खेती करने की प्रथा को भी इन्होंने खत्म किया। दूसरा, अगर आप जंगलों को काट रहे हैं, कोई विशेष परिस्थिति में काट रहे हैं, तो पहले क्या करते थे लोग? काटने से पहले किसी पेड़ को घन मार देते थे या मार्किंग कर देते थे। अभी भी मार्किंग करते कि नहीं? घन मारना या मार्किंग करने की प्रथा को जिन्होंने समाप्त किया वो थे कमिश्नर रैमजे। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ मुझे। ठीक है, तो ये थे भैया कमिश्नर रैमजे। एक कमिश्नर रैमजे के समय बहुत महत्वपूर्ण काम क्या हुआ बेटा? भारत में जो कंपनी सरकार थी उन्होंने 1874 में पूरे देश में एक कानून लागू किया जिसे कहते हैं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, अनुसूचित जिला अधिनियम। क्या कहते हैं बेटा? अनुसूचित जिला अधिनियम, या इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट अधिनियम। क्या बोलेंगे? कब लागू हुआ बेटा? 1874 में। अब ये कैसा अधिनियम था? ये अधिनियम केवल वनों से संबंधित नहीं और भी चीजों से संबंधित था, लेकिन मैं वनों के संबंध में इस पे बात करता हूँ। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट अधिनियम 1874 के तहत कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। सुनना जरा, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया और उन क्षेत्रों में लंदन से जो कानून बन के आ रहे हैं या दिल्ली से जो कानून बन करके आ रहे हैं
वो उन क्षेत्रों में कानून नहीं लागू होते थे, बल्कि क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं वही उन क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाते थे। उन्हें कहा जाता था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट। ठीक है, यानी सोचो जरा कि आपके क्षेत्र में वनों से संबंधित कोई वो है मतलब धारणा कोई चल रही है या कोई पुराने समय से परंपरा चल रही है, तो अगर ब्रिटेन से कोई कानून बन गया तो परंपरा आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई लोकल एरिया में जो लोग हैं, जो अधिकारी वगैरह है, वो लोकल एरिया के अधिकारी जो है उस क्षेत्र में कानून लागू करेंगे। जो वहां से कानून आ रहे हैं बन के ब्रिटेन वगैरह से, वो कानून लागू नहीं होंगे। उसको कहा गया 1874 का एक्ट। भारत में इसका काफी बड़े लेवल पर विरोध भी हुआ। विरोध होने का कारण ये था कि लोगों ने कहा कि भाई जो क्षेत्रीय अधिकारी होगा, जो नजदीक अधिकारी, वो वनों के संबंध में अपने हिसाब से कानून बनाएगा और वनों का प्रयोग अपने अनुसार करेगा। इसलिए शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट का कई बार विरोध भी हुआ। ठीक है कि नहीं? तो ये था बच्चे सबसे महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट जो आज का, वो था वन संरक्षण अधिनियम। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, कुमाऊं कमिश्नरी में पहली बार वनों के संरक्षण पर किस कमिश्नर ने काम किया? हेनरी रैमजे। कुमाऊं कमिश्नरी में या कुमाऊं में पहली बार वन विभाग कब बना? 1868 में। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1869 में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1874 में। इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने वनों के संबंध में आपसे बात करी। क्या समझ में आया? ठीक है, अब वन व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट था, इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनके समय जो महत्वपूर्ण काम हुआ बाबू, वो चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि तराई भाबर का विकास। किसका? तराई भाबर का विकास। अब आप सोचेंगे सर ये तराई भाबर कौन सा इलाका है? पहले तो थोड़ा ये समझना पड़ेगा, आराम से जाना है। तराई भाबर कौन सा इलाका है, जरा ये भी समझने की जरूरत है। देखो जरा, मैं उत्तराखंड बना रहा हूं बेटा। तराई भाबर कैसे? उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर वाला, उधम सिंह नगर और जो क्या बोलते हैं इसको, हरिद्वार का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है, गंगा नदी किनारे वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से को हम कहते हैं तराई हिस्सा। क्या कहते हैं बेटा? तराई। यानी सबसे पहले पहाड़ जहां पे खत्म हुए उसे हम भाबर कहते हैं। अब भाबर के बाद जहां पे खत्म हुआ उसके बाद का जो हिस्सा हुआ हम उसे कहते हैं तराई। और उत्तराखंड में जो तराई में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ जो जिला है उसे हम आज कहते हैं उधम सिंह नगर। क्या कहते हैं बेटा? उधम सिंह। हल्का हरिद्वार का कुछ हिस्सा जो है हल्का फुल्का, वैसे हल्द्वानी वाला पे हल्द्वानी वाले भी नहीं आएगा, हल्द्वानी का भी कुछ हिस्सा नहीं आएगा। तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार के कुछ हिस्सों को हम तराई भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तराई भाबर। अच्छा, तराई भाबर के विकास के लिए क्या क्या काम हुआ, एक चीज समझना जरा। तराई भाबर क्या था कि जो गंगा नदी किनारे, वहां तो चलो आप वो कर दो, सिंचाई कर दो। अब उधम सिंह नगर में थोड़ी है गंगा, वहां तो गंगा नहीं है, वहां और नदियां हैं। तो नदियों के किनारे जो जमीन थी उसपे तो आप सिंचाई कर दो, लेकिन दूर दूर तक ऐसी जगह थी जो नदी से बहुत दूर थी, वहां सिंचाई कैसे करोगे? इन्होंने, सुनना जरा, इन्होंने 219 किलोमीटर, कितना बेटा? 219 किलोमीटर पूरे तराई भाबर में पत्थरों की नहरें बना दी। किसकी? पत्थरों की नहरें बना दी। सुनना, दूसरी चीज, तराई भाबर के विकास के लिए इन्होंने 1883 में, कब बेटा? 1883 में एक फंड बनाया जिसे हमने कहा तराई भाबर एम्पावरमेंट फंड। क्या कहा? तराई भाबर एम्पावरमेंट फंड। कब स्थापित किया? 1883। ये ऐसा फंड था जिसमें तराई भाबर के विकास से संबंधित पैसा रखा जाता था, उसी फंड से पैसा तराई भाबर के विकास के लिए खर्चा होता था। कब? 1883 में। तराई भाबर के विकास कार्यों की वजह से जो है कमिश्नर रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा कहा जाता है। अब सोचो, तुम सोचो सर विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के मिस्त्री थे विश्वकर्मा। मिस्त्री भी नहीं बोलेंगे, देवताओं के आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा। क्या थे? आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा। ठीक है, तो इसलिए उन्हें तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। कई जगह ऐसा भी लिखा होगा तराई भाबर का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी भी वही, वह आर्किटेक्ट। तो किसे कहा जाता है? कमिश्नर हेनरी रैमजे को। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा तराई एम्पावरमेंट फंड की स्थापना कब हुई? 1883। पूछा जाएगा तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो आंसर होना चाहिए कमिश्नर रैमजे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये चार महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि कमिश्नर रैमजे से संबंधित हो गए हैं अभी तक। अब पांचवा पॉइंट, लेकिन पहले इन चार पॉइंटों पर हम थोड़ा एक नजर दौड़ा देते हैं। सुनना जरा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कुमाऊं में आपदा प्रबंधन, दूसरा हमने पढ़ा कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कुमाऊं में वन संरक्षण, और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा तराई भाबर का विकास कमिश्नर रैमजे ने किस तरीके से किया। हमने उस पर अपनी बात रखी। क्या ये बात समझ में आई? अब है पांचवा पॉइंट।
अब अगला हमारा जो लास्ट पॉइंट है कमिश्नर रैमजे से संबंधित, वो है शिक्षा का विकास, यानी कमिश्नर रैमजे ने कुमाऊं कमिश्नरी में शिक्षा का विकास किस तरीके से किया। शिक्षा के विकास की अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं कमिश्नर ने मुख्यतः उन्होंने मुख्यालय में व्यवस्था करी, किसकी, स्कूलों की। 1857 के बाद हेनरी रैमजे ने कुमाऊं कमिश्नरी में स्कूली शिक्षा में खासकर बहुत बड़ा योगदान दिया। पहला स्कूल वहां बनाए उन्होंने, मिशन स्कूल, 1850 में, ठीक है। इसे हम चेतरामसा इंटर कॉलेज आज हम नाम दे रहे हैं, ठुगलिया, चेतरामसा ठुगलिया जो है वो इंटर कॉलेज इसका नाम है आज। दूसरा हमने बनाया शेरवुड 1890 में, शेरवुड स्कूल। तीसरा इन्होंने बनाया स्टैनले 1877 में। चौथा जो है हेनरी रैमजे ने स्कूल बनाया सेंट मैरी, जो 1878 में बनाया, सेंट मैरी कॉन्वेंट। पांचवा स्कूल इन्होंने बनवाया वेलेजली हाई स्कूल, जो 1884 में बना। और छठा जो बना सेंट जोसेफ, क्या बना बेटा, सेंट जोसेफ स्कूल, जो 1888 में बना। ये इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और कुमाऊं में खासकर नैनीताल में इन्होंने काफी स्कूलों की स्थापना की, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त कुछ चीजों पर बात करते हैं। देखो, इनके समय पादरी थे, एक उनका नाम था विलियम बटलर। क्या नाम था बेटा, विलियम बटलर। कुछ और कामों पर बात करते हैं। पादरी थे विलियम बटलर। इन्होंने 1858 में, कब बेटा, 1858 में नैनीताल में इन्होंने भारत का पहला मैथोडिस्ट चर्च, कौन सा चर्च, मैथोडिस्ट चर्च जो है ये बनवाया था। किसने बनवाया, विलियम बटलर ने। कब बनाया, 1858 में। किसके जमाने में बना, हेनरी रैमजे के समय। और किसने बनवाया, विलियम बटलर ने। क्या बनवाया, मैथोडिस्ट चर्च। प्रश्न क्या पूछा जा सकता, प्रश्न पूछेगा कि नैनीताल का मैथोडिस्ट चर्च कब बना, 1858 में। किसने बनवाया है, विलियम बटलर जो थे इन्होंने बनवाया, ठीक है। और इसके बाद आप समझ लो धीरे धीरे करके जो है उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार भी होने लगे। ये था महत्वपूर्ण जो भी हमने बिंदु थे, उन सब बिंदुओं पर बात करी जो है कमिश्नर हेनरी रैमजे से संबंधित थी। और इतने ही महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। और आप लोग जो है कुछ अगर पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक हमारे क्लियर हो गया। कल हम अगले कमिश्नर पर बात करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।